Start. द लेबर लॉ में पार्ट 1 है। दी हम लोगों ने लेबर लॉ में ट्रेड यूनियन एक्ट ऑलरेडी कवर किया है और और एक चैप्टर हमने कवर किया है। अभी हम लोग द एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, जो कि पहले वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 था। तो मतलब वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट बोला है तो वो एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट से अलग है क्या। ये एक ही एक्ट है जिसका नाम चेंज होके पहले वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट था, उसका ही नाम चेंज हुआ है द एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट। रीज़न बीइंग कि पहले क्या था, ये सिर्फ वर्कमैन के लिए ही डेडिकेटेड था। वर्कमैन मतलब वो लोग जो वेजेस के लिए लेबरस काम करते हैं, जो वेजेस के लिए डेली वेजेस के लिए काम करते हैं, या तो फिर जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में काम करते हैं। बट देन यही सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस could be applicable to all employees, even if the person is working in a office or any school or any hospital, तो कोई भी एम्प्लॉय कवर हो जाएगा। सो फॉर दिस रीज़न दिस एक्ट वॉज रीनेम्ड एज द एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। नाउ इस चैप्टर ये चैप्टर बहुत सिंपल है, हम लोग इसको फटाफट करेंगे क्योंकि आज 2 चैप्टर तो हमको कंप्लीट करने ही है। इसमें है ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड एप्लीकेशन। सो क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ये एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन एक्ट 1923, 2 मार्क्स का। मुंबई यूनिवर्सिटी में 12 में आया है, नवंबर 13 में आया है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स। नाउ इन ओल्डन डेज एम्प्लॉयज़ वर जनरली एट द मर्सी ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो पहले ऐसा था कि एम्प्लॉयज़ जो थे वो इन लोगों के रहमो करम पे चलते थे, एम्प्लॉयर्स के, बॉसेस के। उनके लिए कोई कुछ राइट्स या हक नहीं था। एंड द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू देम for injury or to their dependents on account of death while at work largely dependent on the generosity of the employer। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई भी ऑफिस में जो काम कर रहा है या कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, अगर उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई इंजरी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली को या उसको जो भी कॉम्पेंसेशन मिलता था वो सिर्फ एम्प्लॉयर की जेनरोसिटी पे। एम्प्लॉयर अगर जेनरस होगा, एम्प्लॉयर दया दिखाएगा, उतना ही मिलेगा। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि इतना ही देना चाहिए। अगर किसी का वर्क ड्यूरिंग एट वर्क उसको कुछ एक्सीडेंट हुआ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क ड्यूरेशन ही गॉट डेथ, मतलब उसको डेथ, जो भी कुछ एक्सीडेंट हुआ या डेथ हुआ या कुछ भी हुआ, तो कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले डिसाइडेड नहीं थी क्योंकि कोई एक्ट नहीं था। However, with the enactment of Workmen Compensation Act 1923, the payment of compensation to an employee on account of injury or such payment to his dependents on account of his death owing to injury arising out of an accident is no longer dependent on the will, generosity or whim of employer। तो ये एम्प्लॉय वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन एक्ट आने के बाद ये जो कॉम्पेंसेशन पे ये लोग जो कॉम्पेंसेशन दे के दया दिखाते थे, तो ये अभी जेनरोसिटी या एम्प्लॉयर के भरोसे बैठने वाली चीज़ नहीं रही। इट्स नो लॉन्गर डिपेंडेंट, क्योंकि अब एक्ट बताता है कि अगर उसकी इंजरी ड्यूरिंग द वर्क हुई है तो उसको कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत बड़ी एज का बंदा है और उसका ड्यूरिंग द ऑफिस डेथ हो रहा है, तो उसके घर वालों को, उसके डिपेंडेंट को ऑब्वियसली कम अमाउंट मिलेगा। अगर कोई यंग बंदा होगा और वो ड्यूरिंग द वर्क अगर उसकी डेथ हो रही है, तो यंग जो पर्सन होगा उसके डेथ पे कॉम्पेंसेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन एक्ट में दी गई है कि कितना अमाउंट होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत एजेड होगा तो उसके फैमिली को तो कम ही पैसा मिलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल इट डजेंट मीन कि कंपनी बोलेगी कि ऐसा वो मतलब वो मर गया तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ा। बट रीज़न ये है कि दे विल टेक द थिंग्स रैशनली कि ऑब्वियसली अगर किसी का यंग डेथ होता है तो डिपेंडेंट को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, कुछ उनका सेविंग्स नहीं होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड इन वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट। टुडे द एक्ट ग्रांट्स statutory right to the workers to recover compensation for injuries caused by accident arising out of and in course of employment।
तो ये एक्ट अभी ये स्टैट्यूटरी राइट है, वर्कर्स का हक है, लीगली हक है कि आप कॉम्पेंसेशन रिकवर कर सकते हो। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉम्पेंसेशन रिकवर कर सकते हैं अगर उनकी कोई भी इंजरी हुई है एक्सीडेंट से, अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के दौरान या एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है तो एक्ट ये राइट देती है वर्कर्स को कि वो कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। वाइड एन अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट इन 2009, ये 2009 में ये एक्ट अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट क्या हुआ, इसका नेम चेंज हुआ, which came into force on 18th January 2010. The name of the act was changed to Employees Compensation Act. The rates of compensation have also been enhanced by 2009. अभी इसको है ना अमेंडमेंट करने की बहुत ज़रूरत थी, नॉट बिकॉज ऑफ द नेम बट ऑल्सो अगर 2009 में कहीं कॉम्पेंसेशन दिया है कि 50,000 रुपीज़, मतलब 2009 के पहले ये एक्ट जब बना 1923 में, तब अगर हम बोलेंगे कि 20,000 कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए तो तब 20,000 की वैल्यू भी थी, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन सेम वैल्यूज़। तो इसीलिए जो रेट ऑफ कॉम्पेंसेशन को इन लोगों को अमेंड करना था या रिट्राइव करना था या रीस्टेट करना था, चेंज करना था, तो उसके लिए भी ज़रूरी था कि ये जो एक्ट है इसका नेम चेंज हो, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत थी। तो द रेट ऑफ कॉम्पेंसेशन हैव ऑल्सो बीन एनहेंस्ड by 2009 Amendment Act, and the other minor changes have been affected in the act. तो बेसिकली अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन है ही इसमें, तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस अमेंडमेंट में कुछ खास चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द नेम, एंड दूसरी रेट्स ऑफ कॉम्पेंसेशन जो है वो एनहांस किए गए 2009 में, बिकॉज प्रीवियस रेट कैन नॉट बी टेकन एज प्रिवेल्ड फॉर दी, जो भी इन्फ्लेशन है उसको देखते हुए रेट चेंज करना ही पड़ेगा। In the view of this amendment, any reference in this book to a workman should be read as a reference to an employee. तो इस अमेंडमेंट में, एक्ट में जो अमेंडमेंट आया उसमें ये भी है कि कहीं भी जहाँ पे भी वर्कमैन दिया गया है तो वर्कमैन की जगह पे वी शुड कंसिडर एज इट इज़ एम्प्लॉय। मतलब दिस एक्ट इज़ नॉट only confined to workmen, it is referring all employees as well. तो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ये है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट, मेन तो यही है कि कॉम्पेंसेशन मिले, पेमेंट मिले बाय सर्टन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉयज़। किस रीज़न के लिए पेमेंट करना है, कॉम्पेंसेशन फॉर इंजुरी बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई भी इंजरी, कोई भी एक्सीडेंट से इंजरी हुई है तो उसका कॉम्पेंसेशन का हक की पेमेंट देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन वर्क्स मैनेजर रेलवे वर्सेस महावीर, ये जो भी है, analyzed the principle on which the act is based. Thus, a person is responsible for the consequences arising out of situation wherein he, on his own responsibility and for his own profits, sets in motion agencies which creates risk for others. तो मतलब अगर मैंने ऐसी कोई कंपनी बनाई है, ऐसी कोई एजेंसी बनाई है, ऐसा कोई काम मैं कर रही हूँ जहाँ पे पर्सन रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी, जहाँ पे कहीं पे भी एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसे होने की रिस्क की पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैंने अगर वो कंपनी बनाई है तो आई एम रेस्पॉन्सिबल, इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे अंडर जो भी काम कर रहे हैं या मेरे यहाँ पे जो भी सिस्टम होगा उसके रिस्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ही होगी जिसने इस कंपनी का सेटअप किया है, जो भी उसकी लाइबिलिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कहने का मतलब ये है कि नॉट ओनली कंस्ट्रेंड के only the profits are to be considered, liabilities also is in the hands of the employer. Liability in the context of act arises out of the fact of employer and employee relationship. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइबिलिटी तभी अराइज होगी जब उसमें
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप होगा, मतलब उसने प्रॉपरली उसको एम्प्लॉय बनाया है, उसका उसने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, वो प्रॉपरली वहाँ पे काम कर रहा है, कंटिन्यूएशन में आ रहा है, वो प्रॉपर एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो ही, अगर किसी कंपनी ने किसी को फॉर एग्जांपल उस कंपनी में कोई बंदा आया जो एसी रिपेयर करने के लिए आया, तो वो एसी रिपेयर करने वाले बंदे को अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ थोड़ा सा अगर उसको हर्ट हुआ है, तो दिस पर्सन कैन नॉट आस्क फॉर द कॉम्पेंसेशन अंडर एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर वो कुछ भी नहीं मांग सकता है, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो उसका एम्प्लॉई नहीं है, वो उसके लिए एक फ्रीलांसर है, वो उसके लिए एक कंसल्टेंट है, वो उसके लिए एक एएमसी वाला है जो सर्विस करने के लिए आया है। तो उसको अदरवाइज कॉम्पेंसेशन मिले किसी और एक्ट में, किसी और लॉ के हिसाब से, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर है। बट एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट के हिसाब से ही कैन नॉट आस्क फॉर एनी कॉम्पेंसेशन, बिकॉज देयर शुड बी लाइबिलिटी तभी अराइज होगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा। It will be seen that the act is, in a way, a recognition of a fact of a mechanized industrial age where the worker can no longer be looked upon as a mere cog in industrial machine. तो मतलब पहले क्या था कि वर्कर को सिर्फ एक मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंस नहीं था, कहने के मतलब है कि मेयर वो कॉक था, इंडस्ट्रियल मशीन को चलाने वाला एक बंदा था, तो उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं था, उसका कोई ये नहीं था, स्टेटस नहीं था, या उसको कोई राइट्स नहीं थे। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन concomitant with the risk he undertakes by the fact of his employment। तो यहाँ पे वो रिस्क को कंसिडर करता है, जो भी उसके एम्प्लॉयमेंट के वजह से आई हुई रिस्क है, उसके कॉम्पेंसेशन के लिए ये एक्ट बना है। ये वही सेंटेंसेस हैं जो अलग अलग तरीके से लिखे, हमको भी एग्ज़ाम में वैसे ही लिखना है, तो मतलब पेपर थोड़ा भरना है, तो उसको हम लोग को एक्टिव पैसिव वॉइस में भी लिखना पड़ेगा ड्यूरिंग, मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द रीजंस ऑफ एक्ट highlights this aspect as follows: the growing complexity of industry with the increasing use of machinery and consequent danger to the employee, along with the comparative poverty of the employee themselves। पहले तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही है इंडस्ट्रीज़ में, और बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी यूज़ हो रही है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी यूज़ हो रहे हैं, तो उस वजह से मशीनरी यूज़ इंक्रीज़ हुआ है। और जितना ज़्यादा मशीनरी यूज़ होगा, जितनी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी मशीनरी होगी, उतना ही डेंजर जो है वो ज़्यादा हो सकता है एम्प्लॉय को। और इस ये डेंजर तो होगा ही, बट अलॉन्ग विद द कंपैरेटिव पावर्टी ऑफ द एम्प्लॉय, तो जो एम्प्लॉयज़ की पावर्टी है, मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं वो जो इकोनॉमिकली लोअर क्लास से आ रहे हैं, तो उनके लिए ये डेंजर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और जो इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही हैं, उस रीज़न की वजह से इस एक्ट को लाना पड़ा। रेंडर्स इट एडवाइजेबल दैट दे शुड बी प्रोटेक्टेड, इसीलिए उनका प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है और दे आर कमिंग फ्रॉम अ इकोनॉमिकली लोअर क्लास, वो कंपेरेटिव पावर्टी ग्रेड से आ रहे हैं। एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज वो वैसे भी हम लोग यहाँ पे वर्कमैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मशीनरी जो चलाने वाले लेबर होंगे, जो वेजेस के लिए काम कर रहे होंगे, उनकी बात है। एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम हार्डशिप्स अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट्स, तो जितना हो सके वो कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट करें एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम दी हार्डशिप आउट अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट की वजह से कुछ भी अगर हार्डशिप होती है, या फैमिली वालों को मुश्किल होती है, या उसको मुश्किल हो सकती है, हो सकता है कोई मशीनरी के एक्सीडेंट के बाद कोई बंदा बाद में कोई और नौकरी कर ही ना पाए, उसका कोई एक हाथ चला जाए या एक उंगली भी चली जाए, तो उसको जो हार्डशिप होगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लॉ है वो आया है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर चीपर एंड क्विकर डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू कॉम्पेंसेशन। मतलब ये जो डिस्प्यूट्स अदरवाइज कोर्ट में जाते,
या फिर कहीं सिविल लॉ में बात होती, यूजुअली जब अगर ये एक्ट नहीं होता तो डिस्प्यूट होता कि कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, और हर एक केस कोर्ट के पास जाता। तो उस ये ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स में ना जाए, ज़्यादा इसके केस ना बने, उसके लिए ये एक्ट बना है, ताकि ये डिस्प्यूट्स वहीं सेटल हो जाए कि एक्ट में ये लिखा है, इट शुड बी दैट वे। It has rightly been said that the object of the act is to provide for social security and to ensure social justice. Social security and social justice. And not to punish the employer. But ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि एक ही साइड सोच के खाली एम्प्लॉय की बात की जाएगी। एम्प्लॉयर को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको पनिशमेंट मिली है, कि उसने कोई जानबूझ के वो एक्सीडेंट नहीं करवाया, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको कॉम्पेंसेशन देना है, बट उसको पनिश भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो अनबाइज्ड जो है एक्ट ने प्रोवाइड किए हैं प्रोविजंस। द एक्ट इज इंटेंडेड टू एंश्योर दैट द एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेट्स हिज एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ इंजरी ऑफ डेथ अराइजिंग आउट ऑफ इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर इंजरी है या डेथ है तो एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेट करना है। द एक्ट इज नॉट पुनिटिव इन नेचर, इट सीक्स टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर एम्प्लॉय। मतलब ये कोई बाइज्ड चीज़ नहीं है, एक तरफा चीज़ नहीं है ये। इट सीक्स टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर एम्प्लॉय एंड नॉट पनिशमेंट फॉर एम्प्लॉयर। तो एक तरफ से तो वो एम्प्लॉय को जस्टिस भी देता है ये एक्ट, और इसके प्रोविजन ऐसे हैं कि एम्प्लॉयर के लिए भी पनिशमेंट ना हो। द एक्ट इज़ अ बेनिफिशियल स्टैट्यू enacted for the welfare of employees। मतलब ये लॉ लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए हो। अ वेल डिजर्व्ड वार्निंग was sounded in ये जो भी केस है, where the court observed as under the act is a beneficial piece of legislation that has been enacted to compensate the workmen and their dependents in the event of accidents during the course of employment. It is not to be used to extort money। तो आप पैसा ऐंठने की या पैसा इलीगली लेने की ये मशीनरी नहीं है। तो इसमें कैसा है कि कॉम्पेंसेशन देना है तो इसका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एम्प्लॉई है वो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं और मनी एग्जॉर्ट कर रहे हैं कंपनी से कि मुझे एक्सीडेंट हुआ और मुझे इतना पैसा दो या इतना पैसा दो। तो इट शुड नॉट बी दैट वे, इट शुड बी दी बेनिफिशियल। मतलब ये बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉई, बट एम्प्लॉयर के लिए भी एज सेट के एम्प्लॉयर के लिए भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, और उसको एम्प्लॉई को अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए इस कायदे का। ये ऐसा एक्ट बोलता है। और ऐसा जब कोर्ट ने डिसीजन, ये कोई एक केस होगा रंगस्वामी अमलराज का 2002 में, तब उसमें ये सेंटेंस भी उस केस के टाइम पे प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस केस के टाइम पे दिया गया होगा। इट इज़ नॉट टू बी यूज टू एग्जॉर्ट मनी फ्रॉम पीपल विथ whom देर इज़ नो नेक्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिसका कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है वहाँ पे, तो वो लोग एग्जॉर्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द बेनिफिशियल अनेक्टमेंट सच एज दिस इज मिसयूज्ड बाय सम पर्सन्स। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे ये जो एक्ट का एक्चुअल यूज़ है वो मिसयूज़ होता है। बहुत सारे लोग कंपनियों से पैसा ऐंठने के लिए ऐसे कुछ भी कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। एप्लीकेशन एंड स्कोप। सेक्शन 1 स्टेट्स दैट द Employees Compensation Act 1923, which came into force on 1st July 1924, extends to whole of India। वो whole of India, इंडिया के हर जगह पे कहीं भी कोई भी फैक्ट्री है, कंपनी है, एम्प्लॉयर है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। मोर ओवर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू पर्सन्स कवर्ड बाय प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो ये सब पे अप्लाई करता है सिवाय के जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आते हैं। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक्ट नहीं है। एम्प्लॉयज़ उनके लिए अलग एक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, बट उनके लिए अलग से एक्ट दिया गया है। द एक्ट एट अ ग्लांस। सेक्शन 2 द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन 2 तो इंटरप्रिटेट करता है इस क्लॉज को, मतलब समझाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। is important as it contains the definitions of terms like employee। उसमें definitions है, एम्प्लॉई कौन है, डिपेंडेंट कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, वेजेस क्या है,
पार्शियल एंड टोटल डिसेबलमेंट क्या है, कंप्लीटली डिसेबलमेंट है, डिसेबल हो गया है कि पार्शियली डिसेबल हुआ है, वो सारे डेफिनेशंस सेक्शन 2 में मतलब इंटरप्रिटेशन दिए गए हैं. सेक्शन 3 इज अनडाउटेडली the most important section of the act because it lays down the basis for the liability to pay the compensation. मतलब ये सेक्शन 3 ये बताता है कि कितनी लाइबिलिटी है, कौन से केस में कितना कॉम्पेंसेशन होना चाहिए या कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ऑन व्हाट बेसिस द कॉम्पेंसेशन शुड बी calculated at different case scenarios. It is exhaustive and it is not only provides the principle on which compensation is payable but also specifies when compensation is not payable. तो ये जो सेक्शन 3 है वो एग्जॉस्टिव है. तो हम बोलते हैं ना कि एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो ये एग्जॉस्टिव है मतलब इट्स नॉट लिमिटेड टू सर्टन थिंग. वो एग्जॉस्टिव है, ये इट कैन बी यूज फॉर वेरियस थिंग्स और वेरियस केस सिनेरियोज. अलग अलग केस में अलग अलग होगा. ये नहीं बोल सकते हम लोग के हमेशा के सारे केसेस सेम होंगे, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग हैं और हज़ारों लाखों इंसिडेंट हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिस हैपनिंग हो सकती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं. इसीलिए जो सेक्शन 3 है जो कॉम्पेंसेशन के बारे में बताता है ये एग्जॉस्टिव है, एज इट नॉट ओनली प्रोवाइड द प्रिंसिपल ऑन विच कॉम्पेंसेशन इज पेबल. सिर्फ ये नहीं बताएगा कि कौन से प्रिंसिपल कौन से फॉर्मूला से कॉम्पेंसेशन कितना पे करना है या कब पे करना है, किसको पे करना है, क्यों पे करना है, बट ऑल्सो स्पेसिफाइज व्हेन कॉम्पेंसेशन इज नॉट पेबल. ये भी बताएगा कि कौन से केसेस में कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. And when contracting on occupational disease is deemed to be an injury arising out of the accident. तो ये भी बताता है वो कि ज़रूरी नहीं है कि इंजरी या डेथ की बात हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा डिजीज़ हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको भी हम इंजुरी अज्यूम कर सकते हैं. डीम टू बी इंजुरी मतलब इंजुरी जैसा ही है, इंजुरी समझ लेंगे हम उसे, वो इंजुरी नहीं है बट इट इज़ डीम्ड टू बी इंजुरी. तो वो इंजुरी जैसा ही उसको कंसिडर होगा और उसके हिसाब से उसमें कॉम्पेंसेशन जो है वो कंप्यूट होगा. दिस सेक्शन मस्ट बी रीड विद द शेड्यूल्स. तो ये सब डिटेल दिया है कि इस सेक्शन में क्या है. सेक्शन 3(5) ऑफ एक्ट प्रिस्क्राइब्स that compensation claim under this act is an alternative to civil suit for damages. तो सब लोग सिविल सूट के लिए ऐसे वाले जो केसेस हैं उसके लिए सिविल सूट ना करें, ऐसे डैमेजेस के लिए कोर्ट में ना जाएं. इसीलिए एक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्या कॉम्पेंसेशन क्लेम होना चाहिए. तो वो एक्ट वो पहले से ही बताता है. एंड देयरफॉर द एक्सरसाइज ऑफ आइदर ऑफ टू ऑप्शंस बार्स द अदर. तो इसीलिए ये जो दोनों ऑप्शंस है, या फिर आप कोर्ट में जाओ या तो फिर आप इस एक्ट को समझो, तो ये बाज दी अदर है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करता है और एक दूसरे के अलावा भी वो इक्वली रिलायबल है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर केस के लिए सिविल सूट में जाना है. एक्ट ने मोस्टली सारी चीज़ें कवर की है कि वन कैन गो थ्रू दिस, और इससे ये बेनिफिट हो कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड टू कॉम्पेंसेशन ऑफ डेथ एंड इंजरी, ऐसी कोई भी डिस्प्यूट्स हो वो सेटल हो जाए. फेलियर टू पे कंपेंसेशन व्हेन ड्यू ऑल्सो रेंडर्स एन एम्प्लॉयर लाइबल टू पेनल्टी. अगर उसने कॉम्पेंसेशन नहीं पे किया एज पर द एक्ट तो उसके ऊपर लाइबिलिटी के लिए वो पेनल्टी के लिए वो लाइबल हो जाता है. As the concept of compensation is linked with wages, the Act also prescribed the mode of calculating wages. तो सेक्शन 5 में दिया है कि वेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पेंसेशन किसका है, वेजेस का ही है ना, उसको वेजेस मिल रहे हैं, उसका ही कॉम्पेंसेशन है. तो एक्ट ये भी बताता है कि वेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, मिनिमम वेजेस क्या होते हैं. अंडर सेक्शन 10 द कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट एंटरटेन्स अ क्लेम when notice has been given in a prescribed form and manner. The employer has to give notice to commissioner of the fatal accidents and serious injuries. Medical examination is provided for by section 11. तो इसमें यही दिया है कि 10 सेक्शन में एक कमिश्नर अपॉइंटेड है अंडर दिस एक्ट, जहाँ पे नोटिस देना पड़ता है एम्प्लॉयर को कि क्या एक्सीडेंट हुआ है, फैटल कितना मतलब
अगर जानलेवा एक्सीडेंट हुआ है, कितनी सीरियस इंजरीज हुई है, उसका रिपोर्ट, उसका नोटिस कमिश्नर को देना होता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, मतलब एम्प्लॉयर ने दिया उसको ओके करके मान नहीं लेगा कमिश्नर, तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा कि मतलब प्रूफ होगा। सेक्शन 10 का प्रूफ सेक्शन 11 में मिलेगा। सेक्शन 11 बताएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, कितनी सीरियस इंजरीज है, कितना परसेंटेज किसी को डिपेंडेंसी है, कितनी डिसेबिलिटी परसेंटेज है बंदे की, वो सारे जो मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगी। तो ये सब सेक्शन 11 में दिया है। Section 12 lays down the conditions under which the employer has to pay compensation to employees employed by a contractor। अब सेक्शन 12 ये बोलता है कि एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन पे करना है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर कोई स्टाफ अपॉइंट किया है जो परमानेंट नहीं भी है, कोई टेम्प्ररी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी किया है, तो ऐसे कंडीशंस में कितना कॉम्पेंसेशन पे होगा वो सेक्शन 12 बताता है। सेक्शन 15 देन मेक्स प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू मास्टर्स एंड सीमेन। सेक्शन 15 बताता है कि जो समुद्र में काम कर रहे होते हैं, शिप में काम कर रहे हैं, जो शिप में मास्टर्स हैं, उनके केसेस में कितना कॉम्पेंसेशन, उसमें पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन क्या होगा। क्योंकि इसके लिए अलग सेक्शन देने की ज़रूरत ये थी क्योंकि जो समुंदर शिप में जो लोग होते हैं, जो शिप में काम कर रहे होते हैं, या शिप कार्गो शिप या पैसेंजर शिप किसी में भी काम कर रहे होते हैं, तो उनके जो डेंजर्स हैं, उनके जो इंजरी है या उनके जो एक्सीडेंट है वो अलग होते हैं नॉर्मल केस ऑफ एक्सीडेंट से। तो इसके लिए अलग प्रोविज़न बनाना ज़रूरी था। एज इन अदर बेनिफिशेंट लेबर स्टैट्यूट्स, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज़ ऑफ नो इफेक्ट इन लॉ। मतलब कि कहीं पे ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जो है इज़ नो इफेक्ट इन लॉ। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसको कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर लिया और आप बच जाओगे इस चीज़ से, तो दैट हैज़ नो इफेक्ट इन लॉ। Section 17 therefore lays down that any agreement that an employee may have entered into with the employer by which employee waives or abandons his rights, जहाँ पे एम्प्लॉय खुद ही अपने राइट को वेव कर रहा है या अबंडन कर रहा है, अबंडन मतलब छोड़ रहा है अपने राइट्स को, वेव कर रहा है, भूल जा रहा है अपने राइट्स को, एम्प्लॉय खुद भी बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तो ऐसे केस में ये जो एग्रीमेंट होगा या ये जो हम बोलेंगे कि प्रोविजंस हैं, तो वो वॉइड एंड नो इफेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज एम्प्लॉई है जिसको कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है, वो खुद या उसकी फैमिली खुद बोल रही है कि हमको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, ही वेव्स हिज राइट, अपने हक को छोड़ रहा है वो। तो इन दैट केसेस इसका कोई मतलब नहीं रहता है कि उसमें फिर कॉन्ट्रैक्टिंग आउट की बात ही नहीं आती है। ये सेक्शन 17 बताता है। Reference under section 19 may be made to commissioner appointed under the act in respect of any question related to payment of compensation। तो सेक्शन 19 में जो कमिश्नर अपॉइंटेड है उसको आप राइटिंग में पूछ सकते हो कि कॉम्पेंसेशन के पेमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। तो सेक्शन 19(2) bars the civil courts jurisdiction in respect of matters within the preview of commissioner। the subsequent, यहाँ पे क्या होगा कि सिविल कौन सी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के पास कौन से मैटर जाने चाहिए वो कमिश्नर बताएगा। ये जो सेक्शन 19 में कमिश्नर है इस एक्ट के रिलेटेड, वो कमिश्नर के हिसाब से ही जो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो डिसाइड होगी कौन से सिविल कोर्ट में जाएगा था। सब्सिक्वेंट प्रोविजंस रिलेटेड relate to the form of application to be filed before the commissioner, the procedure to be followed, ये सारे डिटेल्स इसमें होंगे। इन सच प्रोसीडिंग्स एंड द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, वो आएंगी, दोनों पार्टीज उसके सामने आएंगी कमिश्नर के सामने। द कमिश्नर में सबमिट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ टू हाई कोर्ट। यहाँ पे कमिश्नर जो है वो हाई कोर्ट के पास क्वेश्चन अगर उसके कुछ है, अगर उसके पास कुछ डाउट है तो वो हाई कोर्ट से अब एडवाइस ले सकता है। एंड पास ऑर्डर्स इन कीपिंग विथ हाई कोर्ट डिसीजन, और ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकता है जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट ने कोई सिमिलर केस में प्रेसिडेंस अवेलेबल हैं, प्रीवियस केस लॉ, प्रीवियस केस के डिसीशंस अवेलेबल हैं,
तो उनके बेस पे भी जो कमिश्नर है वो ऑर्डर पास कर सकता है. अंडर सेक्शन 30 एन अपील अगेंस्ट कमिश्नर्स ऑर्डर लाइज टू हाई कोर्ट. अब फॉर एग्जाम्पल किसी केस में कमिश्नर के पास वो केस गया, कमिश्नर के पास एप्लीकेशन गया, केस नहीं, कमिश्नर के पास एप्लीकेशन गया कि एक बंदा है उसको इंजरी हुआ है, उसका एक पैर चला गया है, उसको कॉम्पेंसेशन नहीं दे रही है कंपनी, ये वो जो भी है. तो फाइनली फॉर एग्जांपल कमिश्नर ने डिसाइड किया कि रिव्यूइंग द एज ऑफ द पर्सन, उसके डिपेंडेंट कितने हैं, क्या काम वो कर रहा था, उसकी करंट सैलरी कितनी थी, उसके हिसाब से कमिश्नर ने बोला कि इसको 4 लाख रुपया मिलना चाहिए. अब इस बंदे को मंजूर नहीं था कि 4 लाख मिलना चाहिए. तो कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अगर अपील करनी है आपको, तो डायरेक्टली आपको हाई कोर्ट में करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी अदर नॉर्मल कोर्ट, लोक अदालत, ऐसे कहीं नहीं जा सकते. कमिश्नर के जो ऑर्डर हैं जो इस एक्ट से रिलेटेड हैं उसके अगेंस्ट अगर उस पर आप एग्रीव्ड हो, आपको ग्रीवेंसेस है, आप खुश नहीं हो, तो आप अपील करोगे हाई कोर्ट में. और हाई कोर्ट में ऐसे केसेस फिर हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उसके हिसाब से डिसीजन देगा. सेक्शन 28 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन. तो जो एग्रीमेंट होता है कि कॉम्पेंसेशन का पेमेंट कितना होगा, क्या होगा, कितना हुआ, तो वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. उसका रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स अगर कोई सेक्शन बताता है वो सेक्शन 28 है. सेक्शन 29 प्रेस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट. अब 29 ये बताता है कि अगर आपने इस एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं किया तो क्या इफेक्ट होगा. सेक्शन 32 enables the state government to make rules to carry out the act's purposes and matters incidental thereto. तो 32 ये बताता है कि रूल्स बनाने हैं गवर्नमेंट को एक्ट के पर्पस के लिए, रूल्स को टाइम टू टाइम देखना है, तो ये सब है उसमें. नाउ चैप्टर 2, इसमें कंसेप्ट, पहले तो कंसेप्ट्स की बात है, फिर इसमें ये क्वेश्चंस दिए हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस आए हैं कभी ना कभी कि फॉर एग्जांपल कैन विडोड मदर क्लेम कॉम्पेंसेशन अंडर एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट. तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे कि विडोड मदर कॉम्पेंसेशन कर सकती है कि नहीं. तो ये क्वेश्चन अगर वो हमें पूछ रहा है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि विडोड मदर डिपेंडेंट है कि नहीं, क्योंकि पैसा किसको मिलेगा, कॉम्पेंसेशन को डिपेंडेंट को मिलेगा. तो डिपेंडेंट कौन है, तो वो इसीलिए ये जो डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है. अगर हमको इन क्वेश्चंस के जवाब चाहिए तो हमको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें, ये डेफिनेशंस क्या बोलते हैं, कि सी मैन जो है वो क्या है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज़ अ सी मैन अंडर द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट. तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें ये सब पता होना चाहिए. या फिर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर बताएगा कि किसकी, उसको कितनी इंजरी हुई है, उसकी डिसेबिलिटी कितनी परसेंटेज है. तो अब मेडिकल प्रैक्टिशनर है कौन, कोई भी बंदा जो नॉर्मल होम्योपैथी का डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कौन है, एमडी डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर चाहिए. तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज पर दिस एक्ट कौन है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. तो डिपेंडेंट क्या है, सेक्शन 2(1)(d), डिपेंडेंट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉई. जो डिसीज्ड, अब डिपेंडेंट कब होगा, इंजुरी में डिपेंडेंट की बात नहीं आएगी. डिसीज्ड मतलब डेथ, अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट की बात आएगी. अगर उसकी डेथ नहीं हुई है और उसको इंजरी हुई है तो यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड नहीं यूज़ होगा, क्योंकि डेफिनेशन ऐसा बोलता है. अदरवाइज होगा, बट लॉ में या इस चैप्टर में डिपेंडेंट वही यूज होगा. अ डिपेंडेंट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय. अगर कोई एम्प्लॉय मर गया है, उसके रिलेशन में कौन से लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं. अ विडो, अ माइनर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन, अनमैरिड लेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर. मतलब अनमैरिड लेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर, लेजिटिमेट मतलब रियल या एडॉप्टेड. एक तो विडो, उसकी डिपेंडेंट है, मतलब जो एक्सपायर हो गया उसकी अगर वाइफ है वो विडो बन गई तो वो उस पर डिपेंडेंट है. उसका माइनर रियल सन, उसका माइनर एडॉप्टेड सन, उसकी अनमैरिड, अगर ये डॉटर मैरिड है तो वो उसकी डिपेंडेंट नहीं है.
अनमैरिड रियल लेजिटिमेट मतलब रियल डॉटर, और अडॉप्टेड अनमैरिड डॉटर और अ विडोड मदर। तो विडोड मदर जो है वो डिपेंडेंट में आती है, डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आती है। तो अब जब इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, कैन विडोड मदर क्लेम कॉम्पेंसेशन, तो यस, widowed mother can claim compensation under this act because with reference to the definition of the dependent section 21D, dependent means any of the following relation of a deceased employee, namely, तो इसमें widowed mother आती है, इसीलिए उसको हक है कि वो compensation claim कर सकती है। If wholly dependent on earnings of employee at the time of his death, a son or a daughter who has attained the age of 18 years and who is infirm। अब ये है कि अगर पूरी तरह से डिपेंड है उस एम्प्लॉई के अर्निंग्स पे जिसकी डेथ हो गई है, उसका सन या डॉटर हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसने 18 ईयर्स हो चुका है, हो रहा है, अटेंड किया है 18 ईयर्स, एंड हु इज़ इनफर्म, इफ, ये सेकंड कंडीशन, इफ होली और इन पार्ट dependent on earnings of employee at the employee time of his death। ऐसा कोई जो पार्शली भी इसके ऊपर ही डिपेंड है पूरी तरह से एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के टाइम पे कोई एक बंदा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बोलते हैं कि उसकी दादी जो होली उसके ऊपर डिपेंड है, उसके एम्प्लॉय के अर्निंग पे डिपेंड है डेथ के टाइम पे, ऐसा नहीं कि 5 साल पहले तक डिपेंड थी लेकिन अभी वो किसी और के पास रह रही है, तो एट द टाइम ऑफ डेथ अगर वो उसके ऊपर डिपेंड है तो वो डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 21D आएगा। और विडोवर, अ पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, अभी इसका मतलब पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर मतलब फादर, अगर विडोड मदर को छोड़ के एक दूसरा पेरेंट है जो डिपेंडेंट है तो वो फादर है। अ माइनर illegitimate son or an unmarried illegitimate daughter, illegitimate मतलब रियल सन नहीं, illegit, अगर कोई किसी का माइनर छोटा बच्चा है जो उसका रियल सन नहीं है बट उसका सन है, अनमैरिड उसकी इलेजिमेट डॉटर है, इलेजिटिमेट, लेजिट मतलब रियल, लेजिट एक्चुअल, तो इलेजिटिमेट अगर डॉटर है, और अ डॉटर legitimate or illegitimate or adopted if married and minor, or if widowed and minor। तो अगर वो widowed है और उसका कोई minor है, उसका son है जो illegitimate है, अनमेरिड डॉटर है, सन है ना अगर, तो वो माइनर होगा तो ही वो डिपेंडेंट में आएगा, और डॉटर है अगर तो भले ही वो 18 ईयर्स प्लस है पर वो अनमेरिड है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये एक मतलब ऐसे केस हम लोगों को केस लॉ पूछ सकते हैं कि डॉटर है वो माइनर नहीं है, सपोज 25 ईयर्स की डॉटर है, अनमेरिड है बट, और उसकी इलेजिटिमेट डॉटर है या एक्चुअल डॉटर है, डजंट मेक डिफरेंस, तो वो उस पर डिपेंडेंट है। अ माइनर ब्रदर और अनमेरिड सिस्टर, अगर किसी की सिस्टर अनमेरिड है भले वो 40 साल की है तो वो भी डिपेंडेंट है अगर उसके साथ रह रही है और उसके साथ एक्चुअली में डिपेंडेंट है उसके ऊपर, ऐसा नहीं कि वो अनमेरिड सिस्टर खुद डॉक्टर बन के बैठी है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है रियल में और वो अनमेरिड सिस्टर उसके ऊपर ही पल रही है, वो कमा रहा है तभी वो बेचारी खा रही है, तो फिर वो उसके डेफिनेशन में, डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आएगी। और अ विडोड सिस्टर, और उसकी या फिर सिस्टर है जो विडोड है और जो उसके साथ रह रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इफ अ माइनर, और अगर माइनर है, अ विडोड डॉटर इन लॉ, अगर उसकी बहू है, अगर उसका बेटा एक्सपायर हो गया और उसकी बहू उसके उस पर डिपेंड है तो वो भी डिपेंडेंट की लिस्ट में आ जाती है। अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, तो माइनर चाइल्ड ऑफ जो प्री डिसीज्ड सन, प्री डिसीज्ड सन, ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इट नीड टू से। मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनर चाइल्ड जो माइन ऑफकोर्स माइनर चाइल्ड गर्ल या बॉय ऑफ प्री डिसीज्ड सन, तो डिसीज्ड जो बंदा है उसके बेटे का माइनर चाइल्ड शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, ये मैं दोनों चेक करके ग्रुप में लिख लूँगी और आप लोग भी देखना कि व्हाट डज इट मीन कि माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन।
और अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर, या फिर ये ऐसे होगा कि उसके मरने से पहले, पहले का जो, उसके मरने से पहले बेटे का माइनर चाइल्ड या उसके मरने से पहले बेटी का माइनर चाइल्ड, वेयर नो पेरेंट ऑफ चाइल्ड इज अलाइव। मतलब अगर वो, उसका कोई बेटा है, फॉर एग्जांपल जो बंदा एक्सपायर हो गया है फैक्ट्री के एक्सीडेंट में, उसका जो बेटा है वो भी एक्सपायर हो गया है, मतलब उस बच्चे के कोई माँ बाप ही नहीं है इन्फेंट के, नो पेरेंट ऑफ चाइल्ड इज अलाइव, उसके कोई भी पेरेंट अलाइव नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जो बच्चा है, मतलब उसका जो ग्रैंड डॉटर है या उसकी बहन का बेटा है या कोई भी है जो उसके ऊपर डिपेंड है। नाउ आई गॉट दिस एक्चुअली, कि प्री डिसीज डॉटर मतलब उसकी अगर कोई बेटी है जो पहले से ही मर चुकी है, उसका माइनर चाइल्ड, उसकी अगर, उसका अगर जो बेटा है जो पहले से ही मर चुका है, उसका माइनर चाइल्ड भी इसके ऊपर डिपेंड होगा ऑब्वियसली। मतलब उसका जो पोता है या पोती है या उसका जो बेटी का बेटा है या बेटी की बेटी है, वो भी ऑब्वियसली इस पे ही डिपेंड होगा, क्योंकि उसका जो उसका कोई पेरेंट अलाइव नहीं है। और अ पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट ऑफ एम्प्लॉइज अलाउ, तो अगर एम्प्लॉय का कोई पेरेंट अलाइव नहीं है तो उसका दादा, फॉर एग्जांपल जो बंदा एक्सपायर हुआ उसके फादर नहीं है लेकिन उसके ग्रैंडफादर हैं, और उसके ग्रैंडफादर तो ऑटोमेटिकली उस पर डिपेंड हुए क्योंकि उसके फादर नहीं है, नो पेरेंट ऑफ एम्प्लॉइज अलाइव। मतलब तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें सब कुछ अलग से दिया हुआ है ताकि कोई इन सारे चीज़ों को लेके कोर्ट में ना जाए कि मेरे दादा जो है वो मेरे ऊपर डिपेंड है, तो फिर कोर्ट बोलेगी कि नहीं तुम्हारे फादर तो है ना, वो उनका ध्यान रख सकते हैं, फिर वो केस दिखाएगा कि नहीं मेरे फादर तो इज़ नॉट अलाइव। तो इसीलिए इसमें पहले से ही दिया गया है कि अगर उसके फादर अलाइव नहीं है तो ऑब्वियसली उसके दादा या उसकी दादी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस पर डिपेंडेंट है। तो ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो रिलेशंस हैं वो डिपेंडेंट है अंडर सेक्शन 2(1)(d). द अबव डेफिनेशन ऑफ टर्म डिपेंडेंस लिस्ट थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डिपेंडेंस, नेमली एक तो डायरेक्ट डिपेंडेंस है जैसे कि उसकी विडो, फिर मेजर डिपेंडेंस है जैसे कि उसके सन या डॉटर, तीसरा जो कि होली या पार्शली डिपेंडेंट है उस पर, फॉर इंस्टेंस जो उसके पेरेंट्स, हो सकता है उस पर डिपेंड हो कंप्लीटली, हो सकता है पार्शली, मतलब हो सकता है कि जिसका जो बंदा डिसीज है, जो एक्सपायर हो गया है एक्सीडेंट में ऑफिस के या कंपनी के काम करते हुए, उसके और एक भाई या बहन भी है, तो ऐसे केस में उसके पेरेंट्स उस पर पार्शली डिपेंडेंट थे क्योंकि उसके और भी भाई बहन हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के डिपेंडेंट आते हैं, डायरेक्ट डिपेंडेंट, मेजर डिपेंडेंस and other dependents. The definition is important as in case of employee's death on account of injury arising out of accident as contemplated in section 3, जैसे section 3 में बताया है, इस वजह से ये definition important है। The claimant must be a dependent with a meaning of a term as defined above। अगर वो claim कर रहा है तो वो तभी क्लेम कर सकता है अगर वो डिपेंडेंट है, तो नहीं तो वो क्लेम नहीं कर सकता है। वेदर और नॉट अ पर्सन इज डिपेंडेंट इन लाइट ऑफ अबाउट डेफिनेशन इज एंटायरली अ क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट क्या है कि वेदर और नॉट अ पर्सन इज डिपेंडेंट इन लाइट ऑफ अबाउट डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर वो डिपेंडेंट है तो वो क्लेम कर सकता है, अदरवाइज वो क्लेम नहीं कर सकता है। इट इज़, ये फिर केस लॉस दिए हैं, वो बहुत सिंपल है, वो एक बार आप लोग देख लेना, बट आई डोंट थिंक कि हाँ, लेकिन आंसर में हम लोग एक दो केस लॉ लिखेंगे तो इट विल बी बेटर। तो अभी एम्प्लॉयर क्या है, 2(1)(e), वो 2(1)(d) था, ये 2(1), वो 2(1)(d) ही था ना, हाँ वो 2(1)(d) था, ये 2(1)(e) है एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कौन है, जो कॉम्पेंसेशन मांगना है वो किससे मांगना है, तो एम्प्लॉयर होगा एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। हो सकता है वो कंपनी जिससे पैसा ले रहे हैं, जिसने हमको एम्प्लॉयमेंट दी है, जिसके वहाँ नौकरी है, वो इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है और नॉन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी भी हो सकती है। एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इंक्लूड्स, मतलब एम्प्लॉयर खुद तो है ही एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में, बट उसमें क्या क्या इंक्लूड है
कि वो जो उसके बोर्ड ऑफ पर्सन होंगे, बॉडी ऑफ पर्सन्स होंगे, वेदर इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, फिर उसका कोई एजेंट है एम्प्लॉयर का, वो भी एम्प्लॉयर में इंक्लूड हो जाता है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयर, हो सकता है कि एम्प्लॉयर खुद भी मर गया हो या खुद मर जाए, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कॉम्पेंसेशन कोई नहीं मांगेगा, तो वो कॉम्पेंसेशन किससे मांगेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। ये इंपॉर्टेंट है, लीगल हीयर नहीं बोला है यहाँ पे, उसका बेटा नहीं बोला है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उसने बोला होगा कंपनी के हिसाब से, उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हो सकता है उसने अपने पार्टनर को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया, हो सकता है अपनी बेटी को बनाया हो, तो यहाँ पे लीगल ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी एम्प्लॉयर में कंसिडर होगा। when the services of employee are temporarily lent or let out to another person by person with whom the employee has entered into contract of service or apprenticeship, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एम्प्लॉयर खुद ही हमेशा इंक्लूड होगा, हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने टेम्पररीली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी और के साथ, तो ऐसे केसेस में means such other person while the employee is working for him, तो जहाँ पे एम्प्लॉय ने टेम्पररीली दूसरे जगह पे काम किया, फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैंने बोला है कि तुम जाके उस कंपनी में 3-4 दिन के लिए वहाँ उनकी अकाउंटिंग संभाल के आओ, ऐसे मैंने अपने स्टाफ को बोला है करने के लिए, ऐसे केस में मैं ही रिस्पॉन्सिबल होंगी, ना कि वो बंदा जिसके पास वो 2-4 दिन के लिए गया है, क्योंकि मैंने टेम्पररीली कॉन्ट्रैक्ट किया है उस बंदे के साथ कि ठीक है मैं अपने बंदे को आपका जो भी काम है वो करने के लिए भेज रही हूँ। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि अगर मेरा एसी रिपेयर का शॉप है, तो मैंने अगर एसी रिपेयर करने के लिए अपने बंदे को किसी और जगह पे भेजा है, तो भी मैं ही एम्प्लॉयर काउंट होंगी, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं एसी रिपेयर करने उस बंदे के पास गया था तो वो मेरा एम्प्लॉयर है, वो उसका एम्प्लॉयर नहीं है, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ द टर्म एम्प्लॉयर lies in the fact that it is the employer who is liable to pay compensation under the act, जो compensation पे करने के लिए liable है वो employer है। only a person who satisfies the definition of the term of employer or one who is expressly made liable, वो बंदा जो एम्प्लॉयर है एज पर डेफिनेशन, या फिर वो खुद ही एक्सप्रेसली खुद को लाइबल बना रहा है। हो सकता है कि किसी कंपनी में एम्प्लॉयर है जो उसकी एज 85 है, तो वहाँ पे उसका बेटा खुद ही बोल रहा है कि मैं लाइबल हूँ कॉम्पेंसेशन के लिए, तो ऐसे केस में अगर वो खुद ही एक्सप्रेस कर रहा है तो वो एम्प्लॉय लाइबल है, तो उसमें फिर ज़बरदस्ती आप बोल नहीं सकते हो कि वो ही बंदा देना चाहिए हमको जो एम्प्लॉयर है एक्चुअली में। तो और द वन हु इज जो एक्सप्रेसली खुद को लाइबल बना रहा है इज रेस्पॉन्सिबल टू पे द कॉम्पेंसेशन। द लेटर पार्ट ऑफ the definition relates to the cases under section 10 of the act which oblige a borrowing employer to pay compensation under the circumstances। अभी ऐसे भी circumstances हो सकते हैं कि एम्प्लॉयर ने किसी और को फॉर द टाइमिंग बोरोइंग एम्प्लॉयर बनाया, मतलब उधारी का सेठ बनाया, उधारी का एम्प्लॉयर बनाया कि कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए, हो सकता है उसके पास पैसे नहीं हो, तो ऐसे केस में लॉ ये भी प्रोविज़न देता है कि फ़िलहाल अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो तो आप किसी और इंस्टीट्यूशन को बोलो, बैंक को बोलो, या किसी और ऑल टुगेदर अपने फ्रेंड को बोलो, किसी और एजेंट को बोलो, अपने किसी कॉम्पिटिटर को बोलो, या किसी को भी XYZ बना के आप एम्प्लॉयर की जगह बिठाओ, इन शॉर्ट कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए आपने अपनी एम्प्लॉयरमेंट जो है वो आपने बोरो की है किसी से कि फॉर द टाइमिंग यू एक्ट एज अ एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड यू पे द कॉम्पेंसेशन, तो मैं आपको फिर बाद में वो भी जो भी उनका ट्रांजेक्शन डिसाइड होगा वैसे केसेस में बोरोइंग एम्प्लॉयर जो है वो कम इन टू पिक्चर। नाउ ये केस लॉज दिए हैं। अब एम्प्लॉई कौन है, तो 21E वॉज एम्प्लॉयर, 21DD इज एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई वही जिसके लिए पहले वर्ड यूज होता था वर्कमैन, क्योंकि ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट था, अभी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट है। तो एन एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु इज, कौन होगा, अ रेलवे सर्वेंट as defined in 234 of Railway Act 1989, not permanently employed in any administrative district or subdivisional office of a railway। जो रेलवे सर्वेंट है
एज पर दिस डेफिनेशन ऑफ रेलवे एक्ट वो परमानेंटली एम्प्लॉय नहीं है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन ऑफिस का, तो ही वो इस एम्प्लॉय एज पर दिस सेक्शन कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, उनको मिलता है बट अंडर दिस एक्ट, रेलवेज एक्ट 1899। बट लेकिन जो कि पास रेलवे सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं वो एम्प्लॉय कंसिडर होंगे, मतलब उनके साथ अगर कुछ इंजरी हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो वो कॉम्पेंसेशन जो मांगेंगे एज पर दिस एक्ट मांगेंगे, नॉट एज पर दिस एक्ट। तो अगर ये लोग परमानेंटली एम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए अलग एक्ट है, रेलवे एक्ट 1989, लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉयड नहीं है, टेम्प्ररी रेलवे सर्वेंट है, तो उनके लिए कॉम्पेंसेशन जो होगा वो अंडर दिस एक्ट डिसाइड होगा। अब अ मास्टर, अ सीमैन और अदर मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप, तो एम्प्लॉय कौन होगा? अगर किसी शिप में क्रू है, मतलब शिप का जो स्टाफ है काम करने वाला, या कोई और मेंबर है, या सीमैन है, या फिर जो मास्टर है, जो कैप्टन है, जो चला रहा है क्रू को, शिप को, अ कैप्टन और अदर मेंबर ऑफ क्रू और एन एयरक्राफ्ट। अगर ये क्रू है, एयर मतलब ये तो एयरक्राफ्ट, ये शिप की बात थी, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट की बात है, तो एयरक्राफ्ट में भी कैप्टन होता है और क्रू मेंबर्स होते हैं, तो वो क्रू मेंबर्स एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आते हैं। अ पर्सन रिक्रूटेड एज अ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर और इन एनी अदर कैपेसिटी कनेक्टेड विथ अ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के लिए अगर इनमें से किसी भी कैपेसिटी में वो मोटर व्हीकल का काम करने के लिए अगर कोई एम्प्लॉय किया गया है तो वो भी एम्प्लॉय कंसिडर होगा, वो एम्प्लॉय है ही, बट एज पर दिस डेफिनेशन अलग से दिया गया है। अ पर्सन रिक्रूटेड फॉर वर्क अब्रॉड बाय कंपनी, एक कंपनी ने किसी को अब्रॉड भेजा काम के लिए, तो वो भी एम्प्लॉय कंसिडर होगा। वो ये नहीं बोल सकते कि दूसरे कंट्री में है तो हम इसको कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। अगर वो कंपनी इंडिया में है और उसने उसको एम्प्लॉय किया है, बाहर भेजा है, तो वो जो बंदा है वो एम्प्लॉय अंडर दिस डेफिनेशन आएगा। एंड who is employed outside India in any such capacity as is specified in Schedule 2। शेड्यूल 2 में दिया है कि शिप में, एयरक्राफ्ट में, मोटर व्हीकल, कंपनी, कोई भी केस में रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे वो बंदा कहीं भी काम कर रहा है, ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे वो एम्प्लॉय इंडिया में ही होगा, वो जहाँ एयरक्राफ्ट होगा वहाँ वो बंदा होगा, बट वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है तो वो इस एक्ट में कवर होगी। एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 whether the contract of employment was made before or after the passing of this act। तो अगर ये एक्ट के पहले भी, अभी एक्ट के पहले के लिए ये अभी हमारे लिए कोई इतना मायने नहीं रखता है, एक्ट के पहले की बात है, क्योंकि अब एक्ट के बनने के पहले के लोग तो अभी जिंदा भी नहीं होंगे, तो लेकिन वो दिया गया है कि एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी वेदर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास होने के पहले भी बना है तो भी वो इस एक्ट के डेफिनेशन में आएंगे। However, central or state government has empowered to add to Schedule 2। अब अगर कभी भी गवर्नमेंट को चाहिए तो शेड्यूल 2 में दिए गए हैं कि कौन से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो इस डेफिनेशन में आएंगे, मतलब कौन इस एक्ट का बेनिफिट ले सकता है अगर इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग इज हैपेंड। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो शेड्यूल 2 में कितने भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, कितने भी एम्प्लॉयज़ को, न्यू कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। एनी क्लास ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन विच इट इज़ सेटिस्फाइड इज़ अ हजार्डस ऑक्यूपेशन, अगर उनको लगता है कि ये हजार्डस ऑक्यूपेशन है, कि कहीं पे माइनिंग का काम है, कहीं भी जहाँ पे उनको लगता है कि ये डेंजरस ऑक्यूपेशन है जहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लाइफ को खतरा है, थ्रेट है, कहीं हो सकता है कि उनके ऊपर डिसेबिलिटी आ जाए, एक्सीडेंट्स हो जाए, तो ऐसे कोई भी क्लास अगर गवर्नमेंट को लगेगा, सेंट्रल या स्टेट, तो वो शेड्यूल 2 में ऐड कर लेंगे। However, the term employee does not include any person working in a capacity of member of armed forces of union। तो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन के लोग एम्प्लॉय में कंसिडर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उनके लिए एक अलग एक्ट है।
तो उनको अगर आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी को अगर कुछ हो रहा है तो वो एज ए एम्प्लॉय इसमें केस नहीं करेंगी। उनके लिए ऑल टुगेदर अलग लॉ और अलग सेक्शन है। वहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी इंजरी के लिए, डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन मांगेंगे अपने एम्प्लॉयर से। Moreover, any reference to an employee who has been injured includes when the employee is dead, a reference to his dependent or any of them. तो ये इंजर्ड होगा। तो इंजर्ड, जहाँ इंजर्ड की बात चल रही है तो यहाँ पे इंजर्ड में ये भी इंक्लूड होगा कि इतनी इंजरी हुई है कि वो डेड, मर गया है वो। तो ऐसे केसेस में उसके जो डिपेंडेंट होंगे वो लाइबल होंगे। द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एम्प्लॉय इज एग्जॉस्टिव। अगेन ये एग्जॉस्टिव है क्योंकि एम्प्लॉय की जो लिस्ट है वो कन्फाइंड नहीं है, लिमिटेड नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होने के चांसेस हैं। एवरीडे अगर कुछ नया कुछ काम आ रहा है, कहीं गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, या कोई ऐसा सेक्टर गवर्नमेंट देख रही है जहाँ पे डेंजर है कहीं, तो एज इट नॉट ओनली कंटेन्स व्हाट इट इंक्लूड्स बट ऑल्सो नॉट इंक्लूड। तो एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो इंक्लूड है वो तो वो कंसिडर कर ही रहा है, बट इसमें जो इंक्लूड नहीं है वो भी वो कंसिडर कर सकता है। मतलब इसकी लिस्ट जो है वो फिक्स नहीं है कि एम्प्लॉय में ये यही चीज़ें आएंगी और कुछ नहीं आएगा। तो एम्प्लॉय की लिस्ट कैन बी एग्जॉस्टिव। इट ग्रांट्स एन एक्सटेंडेड मीनिंग टू एक्सप्रेशन। उसकी जो मीनिंग है वो एक्सटेंडेड है। इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज हु आर डेड फॉलोइंग एन इंजरी बाय एक्सीडेंट, जो मर जाते हैं एक्सीडेंट में इंजरी होने के बाद, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिस्ट में आ जाएंगे एज पर दिस डेफिनेशन। अब ये दो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। एन एग्रीकल्चरिस्ट engages employee for digging up a well. In an explosion during the work of digging, an employee lost one arm up to the elbow and the three fingers of other arm. Is the employer liable for compensation? अगर वेल के डिगिंग के दौरान उसको ये इंजरी हुई है तो एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेशन देना है। येस, बिकॉज द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड द टेस्ट गिवन अबव, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द अदर कंडीशन आर सेटिस्फाइड। मतलब ये कंडीशन ये है कि इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा। फिर काम के दौरान इसको ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है वो हुई है, फिर उसकी डिसेबिलिटी हुई है, तो इस वजह से ही इज़ लाइबल फॉर कॉम्पेंसेशन। तो एम्प्लॉयर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अ बैंक गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ बिल्डिंग, a man working for a contractor got injured during the construction. तो बैंक लाइबल है क्या इसमें? नहीं लाइबल है। हमने एग्जांपल देखा था कि अगर मैं एसी रिपेयरिंग का काम, मैं एसी एएमसी का काम करती हूँ, तो मैंने अपने स्टाफ को किसी बंदे की एसी रिपेयर करने के लिए भेजा है और उसके टाइम पे उसको कुछ इंजरी हो जाती है, तो जिसकी एसी बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए गया है, वो कॉम्पेंसेट नहीं करेगा, मैं कॉम्पेंसेट करूँगी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप जो है वो उस बंदे का और उसका नहीं है। सिमिलर इन दिस केस, बैंक ने नहीं बोला है उस बंदे को कि आके काम करे, बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो आदमी था उसको अगर इंजरी हुई है तो उसमें बैंक लाइबल नहीं है, उसका एम्प्लॉयर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, वो लाइबल है। द बैंक इज नॉट लाइबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू हिम बिकॉज इट इज not a trade or business of a bank to build buildings. However, the compensation can be claimed by the worker from contractor. तो उसमें compensation कौन देगा? Contractor. Now wages. Wages क्या है? The term wages is defined to include any privilege or benefit which is capable of being estimated in money. तो ऐसी कोई privilege, ऐसा कुछ benefit मिल रहा है जो मनी में estimate किया जा सकता है, तो वो wages है। The following items are, however, expressly excluded from the scope of word wages. तो ये wages में नहीं आएंगे। क्या? ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर किसी कंपनी ने किसी को ट्रैवलिंग अलाउंस दिए हैं ट्रैवल करने के लिए, या कंसेशन दिया है कि वो कहीं घूम के आए फैमिली के साथ, तो वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। वेजेस का डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि कॉम्पेंसेशन डिपेंड करता है कि उसका कितना वेजेस है।
तो कितना वेजेस है वो बोलेगा कि लास्ट महीने मुझे 40,000 मिला, तो वो 40,000 पूरा उसका वेजेस नहीं था, उसमें से 20,000 उसका वेजेस था, उसमें से 20,000 वेजेस था, फॉर एग्जांपल 10,000 उसको पीएफ मिल रहा था, फिर 10,000 उसको ट्रैवलिंग कंसेशन मिला, फिर 10,000 उसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिला। तो सब चीज़ों को मिला के वो कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट नहीं करेगा, उसमें जो वेजेस का फैक्टर होगा उसको ही कंसिडर करेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि वेजेस में क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है। तो एक्सक्लूड क्या है? ट्रैवलिंग कंसेशन एंड ट्रैवलिंग अलाउंस, कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड, अगर कोई पेंशन के लिए फंड कंपनी जमा कर रही है उसके नाम पे या फिर प्रोविडेंट फंड में डाल रही है तो वो भी वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अ सम पेड टू एन एम्प्लॉय टू कवर एनी स्पेशल एक्सपेंसेस entailed on him by the nature of his employment। तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर वो कुछ सामान लेके आया या उसने कहीं गया और कहीं आया और वहाँ पे जाके होटल में उसने खाना खाया, उसको बाहर जहाँ पे भी काम में गया, काम के लिए गया, वहाँ उसने खाना खाया, तो ऐसा कोई भी स्पेशल एक्सपेंसेस वो वेजेस में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो उस काम के रिलेटेड वो उसका रेगुलर वेजेस नहीं है, वो उस एम्प्लॉयमेंट के नेचर की वजह से उसको मिल रहा है। तो ऑब्वियस है कि बेसिक जो हम बोलते हैं, अगर सैलरी में हम बेसिक सैलरी बोलते हैं तो वैसे ही वेजेस में जो मेन वेजेस का टर्म है उसमें ये सारी चीज़ें अलग से आती है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये एक्सक्लूडेड है। The importance of the definition of wages lies in the fact that the amount of compensation depend on the wages of employee. The scale is provided by Schedule 4। तो Schedule 4 में स्केल दिया गया है कि कितने वेजेस, अगर किसी का वेजेस 10,000 है तो उसको कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, अगर किसी का वेजेस 20,000 से 50,000 है तो उनका जो है वो स्केल क्या होगा, तो वो स्केल इस चैप्टर में ही आगे दिया गया है। नाउ डिसेबलमेंट पार्शियल हो सकता है या टोटल हो सकता है, डिसेबिलिटी किसी की पार्शियल हो सकती है या टोटल हो सकती है, तो ये हम करके बाकी का कल करेंगे। टू डिप्राइव ऑफ सम एबिलिटी, कोई एबिलिटी से डिप्राइव हो जाना, मतलब जो एबिलिटी मैं कर पा रही हूँ वो अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो डिसेबिलिटी हो गई। तो इट ओनली डिफाइंस पार्शियल एंड टोटल डिसेबलमेंट। तो ये पार्शियल भी हो सकती है, टोटल भी हो सकती है। हो सकता है कि पूरी तरह से डिसेबिलिटी हो जाए, लॉस ऑफ, जैसे यहाँ पे जिसकी वजह से लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो, मतलब वो काम कर रहा था अगर हाथों से पैरों से और वो ही उसका चला जाएगा, किसी की आंखें चली जाएगी, तो उसकी अर्निंग की कैपेसिटी लॉस हो गई, उस वजह से उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि वो पार्शियल डिसेबिलिटी है कि टोटल डिसेबिलिटी है। अगर किसी का काम फॉर एग्जांपल सिर्फ पैरों से ही है, ये कोई मशीनरी है जिसका वो पैरों से चला रहा है, या किसी का काम सिर्फ हाथों से ही है, वो बैठ के काम कर रहा है और उसके हाथ ही चले गए हैं, तो यहाँ पे वो टोटल डिसेबिलिटी काउंट होगी। लेकिन अगर कोई हाथ से काम कर रहा है और उसका पैर का एक अंगूठा चला गया है तो वहाँ पे वो पार्शियल डिसेबिलिटी काउंट होगी, क्योंकि उसकी अर्निंग की जो कैपेसिटी है वो कम नहीं होगी इससे। तो दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट, अगर कॉम्पेंसेशन की बात है तो डिसेबलमेंट कितना है, पार्शियल है या टोटल है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर आगे का हम लोग करते हैं कंप्लीट।